तो सभी प्यारे छात्रों का कक्षा 10वीं गणित में स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि करनी के अंदर कोई संख्या आपको दी रहेगी और आपको उसे अपरिमेय सिद्ध करना होगा। तो देखो, ये जो सवाल हैं ये उदाहरण में भी दिए गए हैं और आपकी प्रश्नावली में भी सवाल हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको इन सवालों के पीछे क्या लॉजिक रहता है, क्या इनका बेसिक है, पहले आज मैं आपको वही सिखा देता हूँ। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम उदाहरण 9 को अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए फिर इनका बेसिक क्या होता है, क्या कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं और ये परिमेय संख्याओं से कैसे भिन्न होती हैं और सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो ये सब चीजें आज आप देख लोगे तो फिर वो सवाल आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो करनी के अंदर हमें सवाल में संख्याएं दी रहती हैं। तो देखो, आपने करनी के अंदर देखा होगा, जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 4, करनी 5, करनी 6 और करनी 7 और भी हो सकती हैं। तो इन संख्याओं में से जिनके वर्गमूल निकलते हैं वो तो बाहर आ जाएंगी। जैसे अगर करनी 2 से पूछा जाए तो इसका कोई भी वर्गमूल नहीं होता, तो ये इसी करनी के अंदर रहेगी। करनी 3 का कोई भी वर्गमूल नहीं होता, तो ये भी करनी के अंदर ही रहेगी। लेकिन करनी 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 दूनी 4। और जब समान संख्या हो 2 बार तो इनकी जोड़ी बनती है और करनी के बाहर 2 संख्याओं में से एक संख्या निकलती है। तो करनी 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो ये संख्या करनी से बाहर निकल गई और इसके बटे हम अपने मन से 1 लगा सकते हैं, मतलब कोई भी पूर्णांक हो उसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। करनी 5 से पूछेंगे तो करनी 5 में ऐसी कोई 2 संख्याएं नहीं है जिनका गुणा 5 आता हो, तो 5 बाहर नहीं निकल पाएगा। 6 भी बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि 2 तिया 6 होता है और 2 और 3 दोनों की जोड़ी नहीं बनती, ना तो 2 2 बार है ना 3 2 बार है। करनी 7 की भी नहीं बनेगी। लेकिन अगर इसी जगह पे करनी 9 होता, समझना इस बात को, तो 9 की जोड़ी बनती है। कैसे? यानी 9 का वर्गमूल निकल जाएगा। क्यों? 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, 3 तिरका 9। अब 3 3 2 बार है तो ये करनी के बाहर आके 1 बार लिखा जाएगा। तो 9 का जो वर्गमूल है वो 3 होता है और इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये अंश बटे हर के रूप में संख्या लिख जाएगी। ऊपर का कहलाता है अंश और नीचे का कहलाता है हर। इसी तरीके से ऊपर का कहलाता है अंश और नीचे का कहलाता है हर। तो ये संख्याएं अंश बटे हर के रूप में हैं और जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में लिख जाएं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। या इसका दूसरा नाम क्या है? भिन्न संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है? भिन्न संख्या। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर और इसको एक शब्द और यूज करते हैं P बटे Q के रूप में। इसे हमने लिख दिया, जैसे 2 बटे 1, 3 बटे 1। तो बाकी संख्याओं का क्या? ये 1 हो गई, एक ये हो गई, तो ये तो संख्याएं हैं ना, तो ये तो करनी के बाहर नहीं निकल पाई, ये भी करनी के बाहर नहीं निकल पाई, ये भी करनी के बाहर नहीं निकल पाई, ये भी करनी के बाहर नहीं निकल पाई और ये भी करनी के बाहर नहीं निकल पाई। तो ऐसी संख्याओं को 1 2 3
4 और 5। ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। आया समझ में? क्या कहेंगे बताओ? अपरिमेय संख्याएं। जो संख्याएं रूट से बाहर नहीं निकल पाती, जिनका वर्गमूल नहीं होता, वो अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब वो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखी जा सकती। मतलब वो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। क्लियर हुआ? अब यहां पे एक सवाल और उठता है कि जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1, 2, 3 बिना करनी वाली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आगे जितनी भी संख्याएं होती हैं इस दुनिया में, क्या ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं? क्या ये सभी परिमेय संख्याएं हैं? क्वेश्चन उठता है। क्या ये सभी परिमेय संख्याएं? आप बताओ इसका आंसर। तो आंसर है हाँ, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ये अंश बटे हर के रूप में कहां लिखी हैं? ये अंश बटे हर के रूप में लिखी हो तभी तो हम इन्हें परिमेय संख्या कहेंगे, मतलब बटे में लिखी हो। ये तो सिंगल संख्याएं हैं। तो ये परिमेय संख्या कैसे हो सकती है? और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि ये सारी परिमेय संख्या। तो इसका जवाब है कि 2 अकेला यहां पे लिखा था, उसके बटे 1 हमने मन से किया था ना, तो ऊपर का अंश और नीचे का हर अपने आप बन गया। वैसे ही ये जो धनात्मक पूर्णांक आपके सामने लिखे हैं, ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। सारे की सारे धन में है ना। इन सब के बटे आप 1 करोगे तो ये परिमेय संख्याएं बन जाएंगी अंश बटे हर के रूप में। सबके बटे 1 कर सकते हैं। आया समझ में? सबके बटे क्या कर सकते हैं? 1। और जैसे ही आप सबके बटे 1 करोगे, ये वैसे भी क्या बन गई? परिमेय संख्याएं। तो सारे पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। इस दुनिया में 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो रूट के अंदर लिखी हो या जिन्हें अंश बटे हर के रूप में हम नहीं लिख सकते। वो है क्या? अब जैसे आप कहोगे सर √2 लिखा है, उसके बटे हम 1 मन से लिख सकते हैं, तो वो अंश बटे हर हो जाएगी, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आंसर गलत हो जाएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि √2 जो है या √3 है, इसके दशमलव के जो बाद मान है वो निश्चित नहीं है। जैसे √2 का मान होता है 1.414, इतना याद करते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे ये खत्म हो गया, ये आगे बदलता ही जा रहा है, बदलता ही जा रहा है और इसके आगे भी वैल्यू आ रही है। तो कभी भी हम इसके हर का पता नहीं लगा पाएंगे कि इसके बटे हमें 1000 लिखने हैं या इतनी कितनी संख्याएं, असंख्य संख्याएं हैं, तो इसके अंदर असंख्य जीरो लगेंगे जिसका कोई अता पता ही नहीं है। तो सीधा सा मतलब है कि करनी 2 के बटे 1 करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि करनी 2 का जो वैल्यू है डेसिमल में, दशमलव में, वो अनंत आता है। उसी तरीके से करनी 3 का जो मान होता है वो होता है 1.732, आगे भी है। इसका मतलब है कि इसके बटे हर में कितने जीरो लगाएं वो हमें अता पता ही नहीं रहेगा, तो ये अंश बटे हर के रूप में कभी लिख नहीं पाएगी। इसलिए ये क्या है? एक कैसी संख्या है बताओ? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय 2 प्रकार की संख्याएं होती। अब परिमेय संख्याओं में आपने कभी लिखा देखा होगा, जैसे 2/5, जैसे 2/3, जैसे 3/4, जैसे 4/5। तो ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं।
क्यों परिमेय संख्याएं हैं? क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में लिखी हैं। ऊपर का अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है। ऊपर का अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है। ऊपर का अंश कहलाता है, नीचे का हर कहलाता है। और हमेशा ध्यान रखना कि जो अंश होता है और जो हर होता है, इन दोनों में हर अगर बड़ा है, हर हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। अगर हर बड़ा है तो ये उचित भिन्न है। क्या है? उचित भिन्न कहलाती है। इसे प्रॉपर भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न। इसे हम सम भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम भिन्न। तो इसका मतलब ये है कि अगर अंश, हमेशा अंश कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अंश कैसा होना चाहिए? छोटा। अब इसकी ट्रिक क्या होगी? अंश एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अंश, तो अंश तो छोटा ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो अंश हमेशा कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तब वो आपकी समभिन्न रहेगी। नहीं तो उसमें अभी भाग जा सकता है। जैसे इसका उल्टा कर दें, इसको 5/2 कर दें तो 2 से ये डिवाइड होने लगेगा। 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1/2, 2 सही 1/2। तो इसमें भी देखो ना 1/2, फिर अंश छोटा हो गया, अब बनी ये प्रॉपर भिन्न। तो ये भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे इसी में एक स्टेप आगे बढ़े तो हम सह अभाज्य संख्याएं खोज सकते हैं। देखो सह अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती है। जैसे एक भिन्न उठा लेते हैं 2/5। जैसे हमने एक भिन्न उठा ली 2/5। अब यहां पे हम लिखेंगे जहां 2 और 5 क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है। इस तरीके से हमने लिखा कि जहां 2 और 5 सह अभाज्य पूर्णांक है। अब यही लाइन बच्चों को समझ में नहीं आती कि ये क्या लिख देते हैं हर बार, जहां 2 और 5 सह अभाज्य पूर्णांक है, ये क्या चीज है? इसको समझो। सह अभाज्य पूर्णांक का मीनिंग ये होता है कि 2 में 2 के अलावा, यानी जो ऊपर संख्या लिखी है उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाएगा, और नीचे जो संख्या लिखी है उस संख्या में उसी संख्या का भाग जाएगा। कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जा सकता, या फिर 1 का भाग जाएगा। इसका पता कैसे करते हैं? देखो इसका एक रूल है। जैसे मैंने आपके सामने यहां पे लिखा एक संख्या 40, और 40 के जो गुणनखंड है वो हमने क्या लिख दिए? हमने लिख दिए मान लो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो 40 के ये क्या है? ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही बेसिक से समझना, एक एक सवाल आपको पूरा प्रश्नावली के सारे सवाल बनेंगे, बस ध्यान से समझना। ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहलाते हैं ये? अभाज्य गुणनखंड। अब ये 40 के बराबर में लिखा है 2 2 2 5। इसका मतलब ये है कि 40 2 से भी विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 40 का ही तो ये अभाज्य गुणनखंड है। इसका मतलब है, आगे देखो 40 के सामने ये 2 भी लिखा है, तो 40 इस 2 से विभाजित हो जाएगा। साथ में 2 दूनी 4 करेंगे तो 4 आएगा, तो 40 इस 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? इन्हीं के अभाज्य गुणनखंडों का तो गुणा है। साथ में 40 के बराबर में ये 5 भी लिखा है ना, तो इसका बिल्कुल सरल सा मतलब है कि ये जो 5 है 40 इस 5 से भी विभाजित होगा। पूरी बार से इस फल भी नहीं बचेगा कुछ। तो जब भी किसी संख्या के सामने उसके अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, तो इस अभाज्य गुणनखंड लिखने से हमें यह पता चलता है कि जितनी जितनी यहां पे संख्याएं, सभी संख्याओं से ये 40 आराम से विभाजित होगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया, ध्यान से समझना, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 15। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित 5 होते हैं, 5 3 15। तो इसका मीनिंग है कि ये 15 जो है इस 3 से भी विभाजित होगा, और ये 15 जो है इस 5 से भी विभाजित हो जाएगा पूरी बार। मतलब ये जो 15 है इसमें 3 का भाग भी चला जाएगा और इसमें 5 का भाग भी चला जाएगा। मतलब अगर हमें 15/40 हमने लिख दिया, 15/40 लिख दिया, तो क्या ये सह अभाज्य पूर्णांक है? क्वेश्चन उठता है यहां पे, क्या ये यहां पे सह अभाज्य पूर्णांक है? क्या आप बताओ, सह अभाज्य पूर्णांक है क्या?
तो आप कहोगे नहीं सर ये नहीं है। क्यों? क्योंकि 15 में दो संख्याओं का भाग जा रहा है और 40 में भी दो संख्याओं का, एक तो 2 है, इन तीनों को मिला के एक 2 लिख सकते हैं और एक 5 लिख सकते हैं, और भी हो सकती है। अभी समझने के लिए समझो 2 और 5, मतलब ये 15 और 40 जो है ये सह अभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्या स्वयं के अलावा देखो 2 का भी जा रहा, 5 का भी, 15 में 15 का तो जाएगा ही, 40 में 40 का तो जाएगा ही, लेकिन 15 में 15 के अलावा और दूसरी संख्या का ना जाए तो वो सह अभाज्य बनेगी। जैसे 40 में 40 के अलावा दूसरी संख्या का ना जाए तो वह सह अभाज्य बनेगी, 15 और 40 दोनों मिलके। लेकिन 40 कहता है भैया मैं तो 2 से भी विभाजित हूं, मैं तो 5 से भी विभाजित हूं, 15 कहता है मैं 3 से विभाजित हूं, 5 से विभाजित हूं। तो जब ऐसी चीज है तो इन्हें हम सहअभाज्य नहीं कह सकते। जबकि 2/5 की बात करें, जो हमने सबसे पहले संख्या ली थी 2/5, तो 2 के गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 गुणा 1 ही आएगा। 5 के गुणनखंड तोड़ते हैं तो 5 गुणा 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि 2 से ही विभाजित हो रहा है, 1 को नहीं मानते हैं इसमें, और 5 से ही विभाजित हो रहा है। तो संख्या स्वयं से या 1 से विभाजित होगी बस, इसके अलावा तो होगी नहीं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से या 1 से विभाजित हो उन्हें सह अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। ये दोनों जो पूर्णांक हैं ये कैसे हैं? सह अभाज्य पूर्णांक हैं, क्योंकि ये किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहे हैं, ये खुद या संख्या, मतलब संख्या या 1 से विभाजित होंगे बस, क्योंकि इसके गुणनखंड में 1 तो हम लिख ही सकते हैं ना, तो ये 1 से विभाजित हो रहा होगा। 1 दूनी 2, 1 पंचे 5, तो 1 का उतना नहीं मानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से ही विभाजित हो, सह अभाज्य। समझ में आया कि नहीं? अब देखो और एग्जाम्पल में आपके सामने लाता हूं, जैसे 3 और 4। अब 3/4 हमने लिखा, मैंने आपसे पूछा कि बताओ क्या ये सह अभाज्य पूर्णांक हैं दोनों? क्या दोनों सह अभाज्य पूर्णांक हैं? तो आप कहोगे नहीं। अब ऐसा क्यों है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्योंकि 3 को तो हम 3 गुणा 1 लिखेंगे, लेकिन 4 को तो हम लिख सकते हैं ना 2 गुणा 2 गुणा 1। तो 4 में तो संख्या 2 से भाग जाएगा। तो यहां पे एक संख्या अकेला का नहीं देखना है, एक संख्या से हम नहीं कह सकते कि ये संख्या सहअभाज्य, भिन्न वाली संख्या है। तो ऐसी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ होनी चाहिए कि दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। तो जैसे 2 अगर हम मानते हैं तो 2 का 4 में तो चला जाएगा, क्या 2 का 3 में जाएगा? आंसर है नहीं। इसलिए 3 और 4 कैसी हैं? सहअभाज्य है, मतलब 3 और 4 में संख्या स्वयं के अलावा दूसरे का भाग नहीं जाएगा। जबकि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था 15 और 40, तो इसमें देखो 5 दिया 15, और यहां पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो इसमें 5 एक ऐसी संख्या थी कि दोनों 5 एक ऐसी संख्या थी जिससे दोनों में भाग चला जाता। 5 दिया 15, 5 अट्ठे 40। तो 15/40 जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं थी। जबकि 3/4 क्या है? एक सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब खुद से ही भाज्य है, किसी दूसरी संख्या से नहीं है। इसी तरीके से 4/5, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 दूनी 4, 5 के क्या होंगे? 5 एकम 5। तो इनमें से कोई भी एक उभयनिष्ठ संख्या नहीं है जिससे ये दोनों विभाजित हो सकें, कोई नहीं है उभयनिष्ठ। तो इससे क्या होगा? इससे हम कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है, मतलब खुद से ही भाज्य है, कोई तीसरी संख्या से नहीं है। केवल खुद से भाज्य है या फिर 1 से है। ठीक है, 1 से तो होगा ही, क्योंकि इसके गुणा में 1 तो लिख सकते हैं जिससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 यहां है 1 यहां है, तो 1 तो है। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF केवल 1 आए वो संख्याएं भी सह अभाज्य पूर्णांक हम कह सकते हैं। तो ये कहलाता है सह अभाज्य पूर्णांक का खेल। पहले मैंने आपको सिंगल संख्या से बताया, फिर दोनों में रिलेट करवा दिया। अब देखो आपको एक बात और पता करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है 40, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। इसका मीनिंग है कि अगर किसी संख्या के गुणनखंड में जो संख्याएं होती हैं, ये माना जाता है कि वो संख्याएं उस संख्या को विभाजित करेंगी। जैसे 2 लिखा है, 40 का एक गुणनखंड अगर 5 है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इस 5 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई संख्या लिखी है
यहाँ पे जैसे मान लो कि 3a वर्ग लिखी है, कोई संख्या लिखी है 3a वर्ग और बराबर में लिखा है b वर्ग। ध्यान से समझना, कोई संख्या लिखी है 3a वर्ग बराबर में लिखा है b वर्ग, तो इसका मतलब है कि जो ये b वर्ग है ये 3 से विभाजित होगा। ये जो b वर्ग है ना, ये किससे विभाजित होगा? 3 से। क्यों विभाजित होगा? क्योंकि b वर्ग का एक गुणनखंड 3 है और दूसरा a वर्ग है। इस चीज को ऐसे समझो कि जैसे अगर लिखा है 4y वर्ग बराबर x वर्ग, 4y वर्ग बराबर x वर्ग, तो x वर्ग के दो गुणनखंड हैं, एक है 4, दूसरा है y वर्ग और बराबर x वर्ग। मतलब x वर्ग के कितने गुणनखंड हैं? दो गुणनखंड हैं, एक है 4, दूसरा है y वर्ग। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि x वर्ग का एक गुणनखंड 4 है, तो x वर्ग 4 से विभाजित होगा। 4 से क्या होगा? विभाजित। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से 40 का एक गुणनखंड 5 है, तो हम कह सकते हैं कि जो 5 है ये 40 को पूरी बार विभाजित करेगा। बिल्कुल करता है, 5 अट्ठे 40। इसी तरीके से x वर्ग के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 4 और y वर्ग। इसका मीनिंग ये है कि जो x वर्ग है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसकी उसी का गुणनखंड है। जैसे कहीं पे लिखा है करनी 3 गुणित 2 गुणित z वर्ग बराबर p वर्ग, ऐसे लिखा है कुछ। तो p वर्ग के गुणनखंड कौन कौन से हैं? करनी 3, 2 और z वर्ग। तो p वर्ग किस किस से विभाजित होगा? z वर्ग से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा और करनी 3 से विभाजित हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं? तो ये एक मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल लिया है, बस आपको एक माइंड सेट बनाने के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला वीडियो लेक्चर इन करनी वाले सवालों के लिए, जिसमें हमने बेसिक समझा। अब यदि हम उदाहरण 9 को लगाएंगे तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ये वाला एग्जाम्पल हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इस चीज को अच्छे से दोहरा लेना जो जो मैंने पढ़ाया है। अब ये सवाल लगाना काफी आसान हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लगाते हैं। Thank you.